नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जनरल साइंस भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम बायो के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। और ये जो है नोट्स हम अपना जो बना रहे हैं वो दृष्टि द विजन की बुक आती है, क्विक रिवीजन की, जनरल साइंस की, उससे प्रिपेयर्ड नोट्स हमारी है। लेकिन हम इसमें एडिशनल फैक्ट्स भी और भी सोर्सेज से कलेक्ट करके इसमें हम ऐड करते हैं, केवल एक बुक पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर हम नोट्स बना रहे हैं, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत का ही हो गया पॉलिटी का, तो हमें जहाँ से लगता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए हम ऐड कर लेते हैं, केवल एक बुक पे हम डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है बायो के तहत, बायो की जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं उसमें पहला जो चैप्टर है जैविक वर्गीकरण, तो इसका एक पार्ट हम इसके पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। आज जैविक वर्गीकरण का दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं, पादप जगत से शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो विटेकर पंच जगत जो प्रणाली दिए थे, ठीक है, तो पांचों जगत प्रणाली के अलग अलग विशेषताओं को हमने देखा था। तो वो पांच जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। तो इन सब के बारे में डिटेल में हमने कल के लेक्चर में देखा, यानी इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, ताकि आगे के लेक्चर समझने में आसानी हो। तो आज हम करने वाले हैं पादप जगत को पूरे डिटेल के साथ, पादप और जंतु जगत को। तो पादप जगत की सबसे पहले विशेषताओं को देखें। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसके अगर सामान्य लक्षणों को देखें तो ये सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है। बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक ये जीव हैं। यूकेरियोटिक जीव कौन से होते हैं? वे ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिका संरचना जो होती है काफ़ी जटिल होती है। मैं इसके पहले के लेक्चर में यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताई थी कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले का लेक्चर देख सकते हैं। तो पादप जो होती है ये किस प्रकार की जीव होती है? यूकेरियोटिक जीव होती है। इसमें एक कोशिका ना होकर बहुकोशिकीय होती है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ये सोपोसी होती है, आपको पता ही है कि ये खुद ही अपना भोजन तैयार करती है प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसकी वजह से क्या होती है कि ये अपना खाना स्वयं बना लेती हैं, जो भोजन है। ठीक है, और इनकी जो शरीर होती है यानी पादप जो होती है, इसके ये उत्तकों एवं अंगों से निर्मित होती है। ठीक है, किससे निर्मित होती है? उत्तक एवं अंगों से। आपको पता होगा कि जो कोशिका होती है संरचनात्मक इकाई होती है, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। यानी जीव की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। और कोशिका से बड़ी क्या हो गई? उत्तक। और उत्तक से बड़ी आपकी देखने को मिलती है अंग। ठीक है, अब जो पादप जगत है इसको विभिन्न उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला उपवर्ग है थैलोफाइटा। ये पादप जगत के उपवर्ग हैं। ठीक है, पादप को अलग अलग उपवर्ग में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला जो जगत है, उपवर्ग है, वो है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है? इनकी ये जो पौधे होते हैं, इनके सब शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपे विभेदित नहीं होते हैं। अर्थात इनकी संरचना जो है मूल, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। ठीक है, यानी कि मूल कहने का मतलब ये है कि इनमें जड़ या फिर तना ये जो निकली होती है या फिर पत्ती, इसमें ये विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्यतः इन वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। मुख्यतः ये जलीय पौधे होते हैं। ये जो पौधे होते हैं मुख्य रूप से जलीय होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। ये जो एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा, ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि ये कौन से समूह में आते हैं? पादप जगत के ये थैलोफाइटा समूह में आते हैं। और थैलोफाइटा को सामान्यतः शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोगों को पता होगा शैवाल जो हैं जलीय पादप होते हैं। आप जब भी कहीं तालाब से या गुजर रहे हों तालाब के पास से, तो उसमें आप देखते होंगे शैवाल उसमें हमेशा आ गए होते हैं। उसमें मतलब सामान्यतः शैवाल हमें देखने को मिल जाते हैं। पादप वर्ग का दूसरा उपवर्ग है ब्रायोफाइटा।
ये सारे पौधे के जो पादप वर्ग हैं उसके उपवर्गों की हम बात कर रहे हैं। तो आप पौधों का नाम याद रखिए, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा, ये थैलोफाइटा में आता है। जब कोई ब्रायोफाइटा में कोई और पौधे आएंगे, टेरिडोफाइटा में कोई और पौधे आएंगे, तो आप लोगों को ये पूरा याद करना पड़ेगा अच्छे से। ब्रायोफाइटा क्या होती है? ब्रायोफाइटा में इस वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीज़ों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जल हो गया और या फिर अन्य चीज़ें हो गई, एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार का ऊतक नहीं पाया जाता। ठीक है, ये पादप तना और पत्ती जैसे संरचना में विभाजित होते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो गया, थैलोफाइटा में इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो होते हैं मूल यानी कि जड़, तना, पत्ती तीनों में विभाजित नहीं होते, जबकि ब्रायोफाइटा तना और पत्ती दोनों में विभाजित होते हैं। ठीक है, जबकि मूल में विभाजित नहीं होते। तो अगर इसमें जड़ की बात करें तो जड़ में विभाजित नहीं है, केवल तना और पत्ती में। इनको पादप वर्ग का उभयचर भी कहते हैं। ठीक है, पादप वर्ग का क्या कहते हैं? उभयचर। और इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, मास यानी कि फिनेरिया और मार्केंसिया, ये किस में आते हैं? ब्रायोफाइटा में आते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा जो उपवर्ग है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पौधे होते हैं, इनका शरीर जड़, तना व पत्तियों में पूर्ण रूप से विभाजित होता है। पहले में हम देखे हैं कि वो विभाजित ही नहीं होते हैं, जड़, तना, पत्ती में। ब्रायोफाइटा में हम देखें तना व पत्तियों में विभाजित होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा जो है जड़, तना, पत्ती तीनों में विभाजित होते हैं। इसमें संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं जो जल या भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित करें। इसमें जो जननांग होते हैं, यानी कि जनन करने वाले अंग होते हैं, वो अप्रत्यक्ष होते हैं, उनको आप देख नहीं सकते। ठीक है, और इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। किसमें? टेरिडोफाइटा में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। उदाहरण के रूप में टेरिडोफाइटा में फर्न, मार्सेलिया और हार्स्टेल जैसे हमें पौधे देखने को मिलते हैं। अब आता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये नग्नबीजी पादप होते हैं, यानी कि इनके जो बीज हैं फल के अंदर नहीं होते बल्कि बाहर होते हैं। नग्नबीजी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज फल के अंदर ना होकर वो बाहर होते हैं। ये बहुवर्षीय सदाबहार और काष्ठी पौधे होते हैं, जैसे कि पाइनस और साइकस। ठीक, फिर आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी होता है, एंजियोस्पर्म फल के अंदर बीज बंद होता है। बीजों का विकास जो होता है अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म के एकदम अपोजिट है एंजियोस्पर्म, और ये पुष्पी पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पुष्पी पादप कहलाते हैं। इनका वर्गीकरण जो है बीजपत्रों के आधार पर दो वर्गों में किया गया है। एक है एक बीजपत्री और एक है द्विबीजपत्री। ठीक है, बीजपत्र क्या होता है आपको समझा देती हूँ कि जब बीज उगता है तो सबसे पहली पत्ती निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बीजपत्र कहते हैं। एक बीजपत्री में क्या होता है? जिन पौधों के बीज से सिर्फ एक पत्ती निकलती है तो उसको क्या कहते हैं हम? एक बीजपत्री। मान लीजिए कि बीज उगा, एक ही पत्ती अगर बाहर आई तो वो पौधा एक बीजपत्री कहलाता है। इसमें गेहूँ, धान, मक्का, घास और केला आता है। जबकि द्विबीजपत्री क्या होता है कि जिन पौधे के बीज से दो पत्तियां निकलती हैं, जैसे कि बीज उगा उसमें से दो पत्तियां एक साथ आ गई तो वे द्विबीजपत्री कहलाते हैं, जैसे कि चना, मटर, आम और गुलाब। ठीक है, आप कभी नोटिस करिएगा चने का पौधा जब निकलता है तो उसके बीज से सबसे पहले दो छोटे छोटे पत्ते आपको बाहर दिखाई देंगे। तो पत्तों के आधार पे हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का हम वर्गीकरण करते हैं। तो ये रहा हमारा पादप जगत का उपवर्गीकरण। तो आप देख सकते हैं पादप जगत में कितने वर्गीकरण हमने किए। एक थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और उसके बाद से इसका जो पादप जगत का उपवर्गीकरण है वो समाप्त हो जाता है और आ जाता है हमारा जंतु जगत। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जंतु जगत। जंतु जगत की भी अगर सामान्य लक्षणों की बात करें तो ये भी यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और ये विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है जो कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं मिलती और ये विषमपोषी होते हैं। ठीक है,
कोशिका संगठन जो है सममिति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र में आधारभूत समानताएं सब में पाई जाती हैं। अब इनके जो है जंतु जगत का वर्गीकरण जो है किन आधारों पे किया जाता है, तो इनको इसका वर्गीकरण निम्न आधारों पे किया जाता है। पहला संगठन के स्तर, दूसरे सममिति, तीसरे द्विकोरिकी या त्रिकोरिकी संगठन, चौथा शरीर की गुहा या प्रगुहा या सिलोम, और पांचवा खंडीकरण, और छठा है पृष्ठ रज्जु। इनके आधार पर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 के आधार पर जंतु जगत के वर्गीकरण को किया जाता है। इसी को आधार बनाया जाता है जंतु जगत का वर्गीकरण करने के लिए। ठीक है, अब संगठन स्तर पे किस प्रकार से जंतु जगत को वर्गीकृत किया जाता है, चलिए देखते हैं। संगठन के स्तर पे यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य जो होते हैं बहुकोशिकीय हैं, ठीक है, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। क्योंकि सभी जितने भी जंतु हैं बहुकोशिकीय तो होते हैं, लेकिन एक प्रकार के कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। कुछ में कुछ कोशिकीय स्तर का संगठन दिखता है, कुछ में उत्तक स्तर का संगठन दिखता है, कुछ में अंग स्तर का संगठन दिखता है जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, और कुछ में अंग तंत्र स्तर का संगठन दिखता है जैसे कि एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइनोडर्म और रज्जुकी। इनमें क्या दिखता है, अंग स्तर का संगठन देखने को हमें मिलता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंगतंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किसी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सममिति के आधार पर कैसे जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, असममिति, अरीय और द्विपार्श्व। असममिति वे होते हैं जिनमें क्या होता है, किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में नहीं काटती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक बिंदु है, तो किसी भी अक्ष से अगर कोई रेखा गुजरती है तो इनको बराबर भाग में नहीं काटती है, तो उसको क्या कहते हैं, असममिति। इसके आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका उदाहरण कौन हो गया, स्पंज। स्पंज जो है असममिति के उदाहरण है। अरीय सममिति में क्या होता है कि कोई एक बिंदु ऐसी होती है जिससे अगर एक रेखा खींची जाए, ठीक है, तो उससे दो बराबर भागों में काट देती है। लेकिन ये रेखा केवल एक ही तरफ से नहीं, आप जिधर से भी खींचेंगे वो प्रत्येक तरफ से उस वस्तु को या जीव को दो बराबर भागों में काटती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अरीय सममिति। इसमें आते हैं सिलेंटरेट, टिनोफोर, एकाइनोडर्मा। ये किसमें, इनको कैसे भी आप काटें ये बराबर हिस्से में कटते हैं, किसी भी तरफ से आप काटें। द्विपार्श्व सम्मिति ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही अक्ष ऐसी होती है जहाँ से आप कोई रेखा गुजर रही है तो इनको दो भागों बराबर भागों में काटती है, ना कि किसी भी अक्ष से। जैसा कि अरीय सममिति में था, आप किसी भी तरफ से काटिए दो बराबर भागों में वो बांट देती है। लेकिन द्विपार्श्व सममिति केवल किसी एक अक्ष से कोई रेखा गुजर रही है वही दो भागों में काटती है। इसमें आते हैं एनालिड और आर्थ्रोपोड आते हैं। ठीक है, अब द्विकोरिकी एवं त्रिकोरिकी संगठन के आधार पर कैसे विभाजित किया जाता है जीवों को हम देखते हैं। द्विकोरिकी जो होते हैं, जिन जीवों का शरीर दो परतों से बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विकोरिकी कहते हैं। ठीक है, दो परत केवल होते हैं, दो परत। अब दो परत कौन सी होती हैं, एक बाह्य परत होती है और एक आंतरिक परत होती है। ठीक है, बाह्य परत को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, और आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। तो इन दो परत से बनकर ही केवल जो शरीर बनती है जिन जीवों की शरीर, उनको हम क्या बोलते हैं, द्विकोरिकी कहते हैं। इसमें कौन आ जाता है, सिलेंटरेट आ जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा आ जाता है, सिलेंटरेट। जो जैसे प्राणी जो होते हैं वे द्विकोरिकी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूण स्तर अर्थात मेसोडर्म उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोरिकी कहते हैं। यानी कि इनका जो शरीर है तीन परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एक्टोडर्म होता है जो कि बाहरी परत होती है, एक्टोडर्म बाहरी परत। मेसोडर्म मध्य परत होती है जो कि मध्य भ्रूण स्तर की परत होती है, और एंडोडर्म भीतरी परत होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए प्लेटीहेल्मिन्थेस और रज्जुकी। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर रज्जुकी तक के जितने प्राणी हैं सब त्रिकोरिकी हैं, यानी कि इनका जो शरीर है तीन परतों से मिलकर बना हुआ है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अब शरीर की गुहा और प्रगुहा के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं गुहा और प्रगुहा। गुहा क्या होती है, शरीर के अंदर की खाली जगह, यानी कि
शरीर के अंदर अगर खाली जगह हो तो उसको गुहा कहते हैं, जिसमें आंतरिक अंग रहते हैं। जैसे कि पेट के अंदर की जगह जहाँ आंत, यकृत, फेफड़े आदि रहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? गुहा कहलाती है। जबकि प्रगुहा क्या कहलाती है? अधूरी या नकली गुहा ही होती है। ठीक है, नकली गुहा जो पूरी तरह मेसोडर्म से ढकी नहीं होती है। अगर आसान शब्दों में समझे तो अंग तो खाली जगह में होते हैं, लेकिन उस जगह की दीवार सही से बनी नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रगुहा। तो प्रगुही प्राणी कौन कौन से होते हैं? एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्मा और कार्डेटा। ये कौन से होते हैं? प्रगुही प्राणी होते हैं। इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। ठीक है, किसको किसको? एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्मा। ठीक है, एकाइनोडर्मा। इसमें क्या होता है? मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देहगुहा या प्रगुहा कहते हैं। ठीक है, कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है। मेसोडर्म मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच की बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे शरीर को क्या कहते हैं हम? कूटगुही यानी कि सीडोसिलोम कहते हैं। एवं ऐसे प्राणी कूटगुही कहलाते हैं, जैसे कि एस्केलमेंथीज। और अगुही यानी कि जिसमें कैविटी यानी कि खाली जगह नहीं होती है, वैसे प्राणियों में कौन आते हैं? प्लेटी हेलमेंथीज आ जाते हैं। ठीक है, जिन प्राणियों में गुहा नहीं पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अगुही प्राणी कहते हैं। ठीक है, या अगुही जीव कहते हैं। फिर आता है खंडीकरण। खंडीकरण कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है। कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है, तो उसको क्या कहते हैं? खंडीकरण कहते हैं। इसमें हम देखते हैं केचुआ का जो शरीर होता है वो खंडीकरण का उदाहरण है। फिर आता है पृष्ठ रज्जु। पृष्ठ रज्जु जो होता है मध्य त्वचा यानी मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूण विकास के समय पृष्ठ सतह से बनती है। पृष्ठ सतह से भ्रूण विकास के समय बनती है। ठीक है, पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कहते हैं, और जिसके अंदर पृष्ठ रज्जु नहीं होती है उसको अरज्जुकी प्राणी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नॉन कार्डेटा समूह को, कि नॉन कार्डेटा समूह कौन कौन से होते हैं। तो इस संघ में सबसे पहले आता है पोरीफेरा। ठीक है, ये जंतुओं में ही आता है, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। कार्डेटा कहने का मतलब ये है रज्जुकी, और नॉन कार्डेटा अर्थात अरज्जुकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस संघ में पोरीफेरा को। पोरीफेरा आता है, तो इस संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। ये मुख्यतः समुद्री होते हैं और ये ज़्यादातर असममित प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनको दो बराबर भागों में कोई भी रेखा इनको नहीं काटती है। ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीव होते हैं और इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। ठीक है, इनका संगठन कोशिकीय स्तर में का होता है। इनके शरीर में अनेक छिद्र होती है। ठीक है, इनका शरीर एक कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करता है, जो सुई जैसे नुकीले कांटों अर्थात स्पिक्यूलस और स्पॉन्जिल तंत्र से फाइबर से बना होता है। इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, जो जल महीन छिद्रों या महीन छिद्र किसके द्वारा? ऑस्टिया के द्वारा जल का प्रवेश होता है, और आस्कुलम यानी कि ये बड़े बड़े छिद्र होते हैं, इनके द्वारा जो है जल का निष्कासन होता है। इनमें कौन कौन आते हैं? साइकॉन, स्पॉन्जिला, बाथ स्पंज और स्पॉन्जिया। जल परिवहन के रास्ते से आहार ग्रहण, श्वसन, गैसों का आदान प्रदान तथा अपशिष्टों का निष्कासन आदि कार्य संपन्न होता है। किसके द्वारा? जल परिवहन के रास्ते से। इसके बाद आता है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। सिलेंट्रेटा या निडेरिया जो है इस संघ के सदस्य जलीय, अधिकांश समुद्री होते हैं, स्थानबद्ध या मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, और इसमें सममिति पाई जाती है। ठीक है, किस प्रकार की सममिति? अरीय सममिति पाई जाती है। इनमें जो होता है स्पर्शक नीडोब्लास्ट उपस्थित होता है, और नीडोब्लास्ट क्या करता है? शिकार पकड़ने एवं रक्षा करने में सहायक होता है। शिकार करने में और रक्षा करने में सहायक होता है, और इनका संगठन जो होता है उत्तक स्तर का संगठन इनमें देखने को मिलता है। और द्विकोरिकी होते हैं। ये क्या होते हैं? द्विकोरिक होते हैं। ठीक है, द्विकोरिक होते हैं। शरीर दो आकार रूपों यथा पॉलिप और मेडुसा में पाया जाता है। पॉलिप और
मेडुसा में पाया जाता है। पॉलिप जो है एक स्थानबद्ध यानी कि स्थिर और बेलनाकार होती है, जिसके अंतर्गत हाइड्रा एवं एडेम्सिया आ जाते हैं। कौन कौन? हाइड्रा और एडेम्सिया। जबकि मेडुसा जो होती है छतरी नुमा आकार की, मुक्त रूप से तैरने वाली होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत ऑरेलिया या जेलीफिश आते हैं। ठीक है, कोरल आदि जातियां जो होती हैं समूह में रहती हैं, जबकि हाइड्रा जो है एकांकी रूप में रहते हैं। एडेम्सिया जो है सी एनिमोन की प्रजाति होती है, जो केकड़े के साथ सहजीवी संबंध को दर्शाती है। ठीक है, हाइड्रा जो है इसमें श्वसन अंग और रक्त जो है अनुपस्थित होता है, और श्वसन इसमें विसरण के माध्यम से होता है। विसरण में जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वहाँ से जहाँ ऑक्सीजन कम होती है वहाँ अपने आप फैल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो हाइड्रा में जो श्वसन है वो विसरण के माध्यम से होती है। चलिए अगले जंतु के संघ को देखते हैं, वो है टीनोफोरा। नॉन कॉर्डेटा में एक तीसरा हम देखेंगे संघ, वो है टीनोफोरा संघ। इसमें सामान्यतः इन्हें समुद्री अखरोट या कॉम्ब जैली कहते हैं। इसको समुद्री अखरोट भी कहते हैं। ठीक है, या फिर कॉम्ब जेली कहते हैं। ये सभी जो होते हैं समुद्रवासी, अरीय सममिति और द्विकोरिक होते हैं, तथा इनमें उत्तक श्रेणी का संगठन स्तर देखने को मिलता है। शरीर में जो होता है 8 बाह्य कॉम्प्लेंट्स पाए जाते हैं, जो कि गति करने में सहायक होते हैं। और जीवदीप्ति के द्वारा इसमें जीवदीप्ति पाई जाती है। इसके द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। ये किसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न करती है? जीवदीप्ति के द्वारा। जबकि जो कॉम्प्लेट्स होते हैं वो चलने में सहायक होते हैं। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। अगला श्रेणी है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। ठीक है, इस संघ के जो प्राणी होते हैं पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, अतः इन्हें चपटी कृमि भी यानी फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। इनका शरीर जो होता है द्विकोरिक होता है, इनका जो शरीर होता है त्रिकोरिकी होता है, और द्विपार्श्वमति को ये दिखाता है, एवं अंग स्तर का इसका संगठन देखने को मिलता है। इनमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है। ठीक है, सीलोम को ही देह गुहा या गुहा कहते हैं, ये नहीं पाई जाती वास्तविक देह गुहा। इस समूह के जो अधिकांश प्राणी होते हैं मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते बल्कि अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें अंकुश यानी हुक्स और चूसक यानी सकर्स पाए जाते हैं। विशिष्ट कोशिकाएं फ्लेम सेल्स यानी कि परासरण एवं उत्सर्जन में सहायक करती हैं। जो उत्सर्जन फ्लेम सेल्स होती हैं ये उत्सर्जन और परासरण में सहायता करती हैं। प्लैनेरिया जो होती है, प्लैनेरिया में पुनर्भुवन की उच्च क्षमता पाई जाती है, यानी कि रीजेनरेशन की इसमें प्लैनेरिया में क्षमता पाई जाती है। अगर इनमें उपस्थित जंतुओं की बात करें तो टीनिया सोलियम यानी कि फीता क्रेमी, फेसियोला यानी कि लीवर फ्लूक मुख्य हैं। लीवर फ्लूक जो होता है भेड़, बकरी, सूअर जो होते हैं उनकी यकृत के पित्त की नलियों में लीवर फ्लूक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हम श्रेणी देखते हैं नीमोटोडा या फिर एस्केलमेंथिस का। नीमेटोडा या एस्केलमेंथिस की जब हम बात करें तो इन प्राणियों का जो शरीर होता है अनुप्रस्थ काट में गोल होता है, यानी कि आप जब भी इनको काटेंगे ऐसे तो ये गोल गोल में गोल रहेंगे। ठीक है, जैसे ये कोई चीज़ इसको अनुप्रस्थ में ऐसे से काट रहे हैं तो ये गोल दिखेंगे, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं? गोल कृमि भी कहते हैं। ये मुक्त जीवी जलीय तथा स्थलीय अथवा पौधों तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। ये द्विपार्श्वमिति को प्रदर्शित करते हैं। ये त्रिकोणिकी होते हैं और ये कूटगुही होते हैं, यानी कि इनमें कोई गुहा नहीं पाई जाती है और इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें उत्तक पाए जाते हैं परंतु असली अंग नहीं होते। इनमें उत्तक तो पाए जाते हैं लेकिन ये असली अंग नहीं होते। ठीक है,
सामान्यतः इन्हें क्या कहा जाता है, बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, जैसे हाथी पांव के वाहक फाइलेरिया कृमि एवं आंत में पाए जाने वाले गोल कृमि तथा पीन कृमि। ठीक है, तो हाथी पांव जो रोग होती है किसकी वजह से फैलती है? फाइलेरिया कृमि की वजह से। और आंत में जो रोग होती है वो गोल कृमि और पीन कृमि की वजह से वो होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अक्सर जो नर होती है, नर और मादा अलग होते हैं, लेकिन जो नर होते हैं वो मादा से छोटे होते हैं। ठीक है, यानी कि मादा जो है नर से लंबी होती है और इनमें उत्सर्जन जो होता है नलिकाओं द्वारा होता है और आहार नल इनका पूर्ण होता है। ठीक है, और उदाहरण अगर इसका देखें तो एस्केरिस, पेन क्रेमी, फाइलेरिया यानी कि विचेरिया, हुकवर्म या अंकुश वर्म, इसको एंसाइलोस्टोमा भी कहते हैं। अगला संघ है एनालिड का। इस संघ के प्राणी जलीय यानी कि समुद्री या फिर से ताजे जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी एवं कभी कभी परजीवी के रूप में भी इनको देखने को मिलता है। इनमें वास्तविक देहगुआ वाले ये द्विपार्श्व सममिति और त्रिकोरकी तथा अंग स्तर का संगठन ये दिखाते हैं। इनका जो शरीर खंडों में विभाजित रहता है। ठीक है, इसलिए इस संघ को हम क्या कहते हैं? एनालिड कहते हैं। चूंकि खंडों में विभाजित रहते हैं इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? एनालिड। और इसका उदाहरण है केचुआ। नेरिस में जो होता है, नेरिस में नर और मादा अलग अलग होते हैं, परंतु केचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। केचुए और जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। ये सभी चीज़ें याद करने लायक हैं, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है। अभी कुछ ऐसा नहीं है जिसको एकदम समझाया जाए, और अगर आपको लगता है कुछ समझाने लायक चीज़ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर से हमारे टेलीग्राम चैट ग्रुप में बोल सकते हैं बिना हेजिटेशन के, तो हम समझा देंगे उन्हें। लेकिन अभी इन सभी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। जिन शब्दों का मुझे लगता है कि अर्थ समझाना चाहिए मैं उसको समझा देती हूँ अपनी तरफ से, बाकी आपको जो समझ में नहीं आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं नेरिस, फेरेटिमा यानी कि केचुआ को हम फेरेटिमा भी कहते हैं। इन नामों को भी आप लोग याद रखा कीजिए, एग्जाम में आ जाता है। हीरुडेनेरिया को हम रक्त चूसक जोंक कहते हैं, रक्त चूसक जोंक भी कहते हैं, हीरुडेनेरिया। ठीक है, अब अगला वर्ग है आर्थ्रोपोडा का। ये जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पे लगभग 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा की ही है। ये द्विपार्श्व सममिति और त्रिकोरकी होती हैं तथा इनमें जो होता है अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्तवाहिकाएं अनुपस्थित पाया जाता है, अतः इन्हें रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। इसमें जो होता है रुधिर यानी ब्लड वाहिका में नहीं बहता, बल्कि देहगुआ ही रक्त से भरी रहती है। देहगुआ रक्त से भरी रहती है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रक्त रंगहीन होता है इनका जो रक्त है रंगहीन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, यही कारण है कि ये हीमोलिम्फ कहलाते हैं। अगर हीमोग्लोबिन रक्त में अनुपस्थित है तो रक्त क्या हो जाएगा? रक्त रंगहीन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और जब रक्त में लाल हीमोग्लोबिन ना हो तो ऐसे रक्त को हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, इनका जो शरीर होता है बाह्य कंकाल यानी कि काइटिन से निर्मित होता है, यानी ढका रहता है।
शरीर जो है सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होते हैं। इनमें संधि युक्त पाद पाए जाते हैं, जैसे कि झींगा में 19 जोड़े पैर पाए जाते हैं। ठीक है। संवेदी अंग इनमें पाए जाते हैं, जैसे एंटीना, नेत्र, सामान्य तथा संयुक्त दोनों पाए जाते हैं। स्टैटोसिस्ट और या संतुलन अंग इनमें पाए जाते हैं। इसमें नर एवं मादा पृथक होते हैं और ये अधिकांशतः अंडे देने वाले होते हैं। अधिकांशतः अंडे देने वाले होते हैं। मकड़ी जो होती है स्पिनरेट्स द्वारा जाल अपनी बुनती है। स्पिनरेट्स मतलब सिल्क बुनने वाला अंग, ये सिल्क बुनने वाला अंग होता है, बुनने वाला अंग होता है। ठीक है। तिलचट्टा जो होता है इसका हृदय 13 चैम्बरों का बना होता है और यह सेंसरी हेयर द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड जो है प्राप्त करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त करता है। सिल्वर फिश या रजत मिनाव एक पंखहीन कीट है। ये सब याद करने की चीज़ें हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये ऐसे ही पूछता है, तो मैं इसको ऐसे ये सिंगल लाइन में करके लिख दी हूँ। ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको याद करना पड़ेगा ये सभी चीज़। जोंक, मच्छर, खटमल में प्रति स्कंदन पाए जाते हैं, परंतु ये बर्रे में नहीं पाया जाता। ठीक है। और आर्थिक रूप से अगर महत्वपूर्ण कीटों की हम बात करें तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हो गए एपिस यानी मधुमक्खी, बॉम्बिक्स यानी रेशम कीट, लैसिफर यानी कि लाख कीट। अगर इसके विशेष उदाहरण को देखें तो एक है पेरिपेट्स यानी कि ये एक लिविंग फॉसाइल है। ठीक है। और ये अकशेरुकी है, लिविंग फॉसाइल अकशेरुकी है, जो कि ओनिकोफेरा वर्ग से संबंधित है। और ये एनेलिड व आर्थ्रोपोडा को जोड़ने वाली कड़ी है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है कि आर्थ्रोपोडा वो एनेलिड को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं, तो पेरिपेट्स कहते हैं। ठीक है। फिर आता है हार्सबू या क्रैब लेमुलस, जो कि यह एक समुद्री आर्थ्रोपोडा है, जो एक केकड़ा यानी कि क्रस्टेशियस ना होकर मकड़ी वर्ग के जो एरेक्नेडा वर्ग है उसके ज़्यादा करीब है, और यह भी एक लिविंग फॉसाइल है। ठीक है। अगले बढ़ते हैं अगले संघ की तरफ, वो है मोलस्क का। ये जो है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है। और ये जो होते हैं ये प्राणी स्थली एवं जली यानी कि लवड़ी और अलवड़ी दोनों होते हैं, यानी खारे पानी में भी और मीठे पानी में भी ये पाए जाते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति और त्रिकोणिक तथा प्रगोही होते हैं। ये प्रगोही होते हैं। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। इनका जो शरीर होता है काफ़ी कोमल होता है और कैल्शियम कवच द्वारा ये ढके होते हैं। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। श्वसन तथा उत्सर्जन कार्य भी इसमें होते हैं। इनके मुख में भोजन हेतु रेती जिह्वा यानी रेड्यूला पाई जाती है। ये किसके लिए पाई जाती है? भोजन हेतु। भोजन हेतु इनमें क्या पाई जाती है? रेती जिह्वा या रेड्यूला पाई जाती है, जो रेती के समान घिसने का कार्य करती है। सिर पर संवेदी स्पर्शक यानी कि सेंसरी टेंटेकल्स पाए जाते हैं, और इसमें नर एवं मादा पृथक पृथक होते हैं और अंडे देने वाले होते हैं। अब इनका उदाहरण अगर देखें तो पाइला या सेव घोंघा, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लीसिया, डेंटेलियम, कीटोप्ल्यूनेरा आदि इसमें आते हैं। फिर अगला वर्ग है हमारा एकाइनोडर्मेटा। ठीक है। एकाइनोडर्मेटा देखते हैं। इस संघ के जो प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डियों से ये बने होते हैं। ठीक है। एकाइनोडर्मेटा कैल्शियम युक्त हड्डियों से बने होते हैं, बना होता है अंतःकाल इनका, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा यानी कि इसका मतलब होता है कांटा युक्त शरीर। एकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है कांटा युक्त शरीर। तो ये कैल्शियम युक्त हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एकाइनोडर्मेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री जीव होते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। ये त्रिकोणिकी तथा देह गुहा युक्त प्राणी होते हैं। इनमें ये जो होते हैं त्रिकोणिकी और देह गुहा युक्त प्राणी होते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है एवं स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। उत्सर्जन तंत्र में नहीं पाया जाता है। एम्बुलैक्रल या जल संवहन तंत्र,
ठीक है। जल संवहन तंत्र को क्या कहा जाता है? एम्बुलैक्रल या जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है जो गमन, भोजन ग्रहण, श्वसन में सहायक होते हैं। नर एवं मादा इनमें पृथक होते हैं। उदाहरण के रूप में स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर और फेदर स्टार। अब आता है हेमिकार्डेटा। ठीक है, इसे पहले क्या था, कार्डेटा वर्ग में रखा गया था, परंतु अब इसे एक अलग संघ के अंतर्गत नॉन कार्डेटा में अब इसको डाल दिया गया है। ये समुद्री जीव होते हैं जो कृमि के समान होते हैं। ठीक है, इनका जो संगठन होता है अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है, द्विपार्श्व सममिति त्रिकोण और देहगुहा युक्त होते हैं। इनका शरीर अक्सर बेलनाकार होता है तथा परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। नर एवं मादा इनमें अलग अलग होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए बैलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस आदि इसमें आते हैं। तो ये रहा हमारा आज का जंतु जगत तक का जो उसका उपवर्ग है उसको हमने देखा, और नॉन कार्डेटा वर्ग के हमने उपवर्ग को देखा। इसमें अगले में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में कार्डेटा को और उससे जुड़े संघ को। ठीक है, तो फिर आप लोग इसको याद करते रहिएगा पूरा एक एक चीज़ इसका, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछेगा जैसे मैं लिखवाई हूँ, तो पूरा आपको याद करना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर से आप टेलीग्राम चैट ग्रुप में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।